चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहला हमने बात क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बारे में हमने बात किया। मैग्नेटाइजिंग फील्ड मतलब कुछ नया वर्ड नहीं है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड हम पहले से पढ़ते थे उसी को हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इस फील्ड के प्रेजेंस में आप किसी भी आयरन को या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को लाके रख दोगे तो वो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो भी क्या करता है, मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करता है। इसीलिए इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है वो होगा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो ये फील्ड इंटेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं। फील्ड इंटेंसिटी अगर मेरे को डिफाइन करना है, अब एकदम ध्यान से समझना ये सब क्या है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, एक मेरे पास करंट कैरिंग वायर है और इस करंट कैरिंग वायर में कुछ तो आई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब ये करंट कैरिंग वायर से कुछ डी डिस्टेंस पर, ये करंट कैरिंग वायर से कुछ डी डिस्टेंस पे जब अपने को मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना होता था, बी का वैल्यू कैलकुलेट करते थे, तो हमने देखा था कि ये जो बी का वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था करंट के, जो भी करंट इसमें फ्लो करता था उसके म्यू नॉट आई, अगर फॉर्मूला याद हो तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ऐसे कुछ होता था ना। अगर इसके लिए यहाँ पे फील्ड कैलकुलेट करते थे इन्फिनाइट वायर के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता था वो ऐसा कुछ था फॉर्मूला वाइज, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर अगर ये मैंने एयर में रखा है, करंट कैरिंग वायर को एयर में रखा है, तो डी डिस्टेंस पे जब मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो एक तो ये कितने अमाउंट ऑफ करंट इस पे कैरी कर रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, और ये जो म्यू नॉट है ना, अगर आपको याद हो तो मैंने म्यू नॉट बताया था, म्यू नॉट जो है वो है परमिएबिलिटी। अभी एक वर्ड के जैसे समझो, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस या वैक्यूम का ये क्या है, परमेबिलिटी। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग वायर के कारण डी डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। एक तो ये डिपेंड कर रहा है जो परमेबिलिटी है, सराउंडिंग मीडियम का जो परमेबिलिटी है उस पर डिपेंड कर रहा है, और दूसरा ये डिपेंड कर रहा है ये जो करंट आई कैरी किया गया था वायर में उस पर। मान लो सेम अरेंजमेंट को, सेम करंट कैरिंग वायर को डी डिस्टेंस पे अगर मेरे को फिर से फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन इस बार इसको मैंने वाटर में डिप कर दिया, पूरे अरेंजमेंट को मैंने वाटर में डिप कर दिया, और इस बार फिर से अगर मैं यहाँ पर फील्ड कैलकुलेट करूंगा तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इस बार सराउंडिंग मीडियम चेंज हो गया, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा, और वो हो जाएगा म्यू फॉर वाटर इनटू करंट। तो यहाँ पे म्यू वाटर का मतलब हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं समझेंगे, करंट वाले चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं ला देंगे, ऐसा नहीं कि सर म्यू तो हमने पढ़ा था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, नहीं, कांस्टेंट्स की भारी कमी है अपने फिजिक्स में, इसलिए म्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, म्यू का मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ वाटर, परमिएबिलिटी ऑफ वाटर। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने का है, क्या नोटिस करने का है सर जी, बात नोटिस करने का ये है कि इस करंट कैरिंग वायर से अगर डी डिस्टेंस पर फील्ड कैलकुलेट करें तो ये करंट कैरिंग वायर, अब जो करंट कैरिंग वायर है उसका एक कैपेसिटी है, कैपेसिटी मतलब वो इतना फील्ड क्रिएट कर सकता है। मान लो मैंने बोला कि एक आई अमाउंट ऑफ करंट कैरिंग वायर है, वो इतना फील्ड क्रिएट कर सकता है। अब अलग अलग मीडियम में कितना फील्ड पेनिट्रेट कर सकता है, अलग अलग मीडियम में कितना फील्ड पेनिट्रेट कर सकता है, इस फैक्टर को हम बोलते हैं उस मीडियम का परमिएबिलिटी। आया क्या समझ में परमेबिलिटी, परमेबिलिटी का मेरे पास एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन लिख दूंगा ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। एक मिनट रुक जाओ, मैंने कहीं लिख के रखा है इसका डेफिनेशन, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं। देखो फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, तो कभी भी ऐसा लगे कि सर नहीं समझ में आया तो बोलना, ठीक है। परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इज द measure of, permeability is the measure of the resistance, permeability is the measure of the resistance of a material, of a material
against the formation of a magnetic field। पहला पॉइंट ये लिख सकते हैं, एक और पॉइंट लिख देते हैं। एक और पॉइंट क्या है? इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इट इज अ measure of magnetization. It is a measure of magnetization that a material obtains in response to an applied magnetic field। ठीक है, और एक वर्ड लिख सकते हैं, और एक लाइन क्या है? if material has greater magnetic permeability, if material has greater mu, greater will be the conductivity for magnetic lines। अब एक एक करके ना इसको समझना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर था जो आई अमाउंट ऑफ करंट कैरी कर रहा है। अब उसके कारण से डी डिस्टेंस पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड जाना है, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट कितना करंट कैरी कर रहा है उस पर तो डिपेंड कर रहा है, साथ ही साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि सराउंडिंग मीडियम कैसा है। अगर आप सराउंडिंग मीडियम चेंज कर दोगे तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिल रहा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और पॉइंट क्यू पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, दोनों का वैल्यू डिफरेंट हो जाएगा। अब दोनों में करंट डिफरेंट नहीं हुआ है, दोनों में डिफरेंट क्या हुआ है? सराउंडिंग मीडियम। इसका मतलब किसी भी मीडियम में कितना मैग्नेटिक फील्ड पेनिट्रेट कर सकता है, उस मीडियम के उस प्रॉपर्टी को मीडियम का परमिएबिलिटी कहते हैं। तो परमिएबिलिटी का मतलब है कि मीडियम में जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपेगेट करना स्टार्ट करेंगे तो वो उसको रोकता है, वो उसको रेजिस्ट करता है। तो वो जो रेजिस्ट करने का प्रॉपर्टी है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? परमिएबिलिटी। अब परमिएबिलिटी में आप ये डेफिनेशन से याद रखोगे तो बहुत ही आसान रहेगा। परमिएबिलिटी इज द measure of resistance of material against the formation of magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन को जब वो रोक रहा है, उसके रोकने की कोशिश को हम क्या बोल रहे हैं? परमिएबिलिटी बोल रहे हैं। ये लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है परमिएबिलिटी बताने के लिए। इफ अ मटेरियल हैज ग्रेटर म्यू, ग्रेटर विल बी द कंडक्टिविटी फॉर मैग्नेटिक लाइंस। ऐसा होता है कि परमिएबिलिटी फॉर आयरन इज ग्रेटर देन परमिएबिलिटी फॉर एयर। इसका मतलब ये है कि आयरन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, एयर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ट्रैवल करने में प्रॉब्लम हो। तो जितना ज्यादा परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उतना इजीली उस मीडियम में ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये मैग्नेटिक, ये परमिएबिलिटी वाला वर्ड समझ में आया क्या? सर बोलो। सब परमिएबिलिटी तो रेजिस्टेंस है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए, तो फिर वो परमिएबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो कम होनी चाहिए ना। नहीं, देखो परमिएबिलिटी हम डिफाइन कर रहे हैं फील्ड के ट्रैवल करने की कैपेसिटी को, मतलब किस मीडियम में फील्ड कितना ट्रैवल कर सकता है उसके कैपेसिटी को हम परमिएबिलिटी बोलते हैं। जितना ज्यादा परमिएबिलिटी होगा उतना इजीली उसमें फील्ड लाइंस ट्रैवल कर सकता है। मतलब जितना ज्यादा परमिएबिलिटी है ना मीडियम का, उतना अंदर तक फील्ड लाइंस पेनिट्रेट करेंगे, ये याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने बोला ना कि परमिएबिलिटी क्या है? मेजर ऑफ रेजिस्टेंस। अब मेजर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब वो जो रोकने की कैपेसिटी, वो जो रोकने की कोशिश कर रहा है, उस रोकने की कोशिश को मैं परमिएबिलिटी बोल रहा हूँ। लेकिन जितना ज्यादा परमिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? अंदर की तरफ ट्रैवल कर सकते हैं। तो करंट से उल्टा जैसा है, करंट से उल्टा जैसा मतलब करंट में रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकना है। यहाँ पे मेजर ऑफ रेजिस्टेंस है। मेजर ऑफ रेजिस्टेंस मतलब अगर परमिएबिलिटी ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है, सॉरी अगर परमिएबिलिटी कम है तो कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जाएंगे। आया क्या समझ में?
यस सर। आप ये लाइन याद रखना, ये लाइन, जितना ज्यादा परमेबिलिटी उतना इजीली वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस मीडियम में पेनिट्रेट कर सकता है, उस मीडियम में एंटर कर सकता है। उस फैक्टर को ही मीडियम का परमेबिलिटी बोलते हैं। तो मीडियम का परमेबिलिटी जितना ज्यादा उतना आसानी से उसमें फील्ड लाइंस एंटर करेंगे, और जितना आसानी से फील्ड लाइंस एंटर करेंगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर होगा। परमेबिलिटी वर्ड समझ में आया क्या? अभी देखो हमने क्या बोला कि एयर में और वाटर में P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और Q पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो सराउंडिंग के कारण चेंज हो जा रहा है, सराउंडिंग मीडियम के कारण चेंज हो जा रहा है। लेकिन इस वायर की कैपेसिटी, फील्ड क्रिएट करने की इस वायर की जो कैपेसिटी है वो तो अनचेंज्ड है, वो तो वायर पे डिपेंड कर रहा है, आसपास के सराउंडिंग मीडियम पे नहीं डिपेंड कर रहा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी थी फील्ड लाइन क्रिएट करने की वो तो सराउंडिंग मीडियम के इंडिपेंडेंट है, और वो डिपेंड करता है डायरेक्टली पे करंट पे। तो किसी भी करंट कैरिंग वायर की वो कैपेसिटी, फील्ड क्रिएट करने की कैपेसिटी जो है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। नहीं आया समझ में ये वर्ड? जैसे करंट कैरिंग वायर है उसकी एक कैपेसिटी है, फील्ड क्रिएट करने की उसकी कैपेसिटी है। अब अलग अलग मीडियम पे डालोगे तो मीडियम के परमिएबिलिटी के कारण अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड मिल रहा है, लेकिन वो जो वायर का कैपेसिटी था फॉर एवरी मीडियम, किसी भी मीडियम में वायर का कैपेसिटी तो सेम है ना। मीडियम के चेंज होने के कारण, ये म्यू वाला फैक्टर चेंज होने के कारण अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फील्ड का स्ट्रेंथ मिल रहा है, लेकिन जो वायर की कैपेसिटी है वो तो फिक्स है, वो तो वायर की कैपेसिटी फिक्स है। तो जो वायर की कैपेसिटी है ये ऐसा बोलेंगे, फील्ड क्रिएट करने वाले वायर की, करंट कैरिंग जो वायर है उसकी फील्ड क्रिएट करने की जो कैपेसिटी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? फील्ड इंटेंसिटी। नहीं आया सर समझ में अभी भी? कुछ तो बोलो। आया सर समझ में। सबको समझ में आया? मेरे पास देखो कितने लोग हैं, 13, 13 में एक मैं भी होगा, 12 लोग हैं, तो हाँ ना कुछ भी बोलेंगे। देखो थोड़ा अजीब सा चैप्टर है, मैं जानता हूँ थोड़ा अजीब सा चैप्टर, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इतना विश्वास रखो, अगर यहाँ पे समझ लोगे ना तो फिर एग्जाम में भी जितना नोट्स दूंगा उतना पढ़ लोगे, काफी हो जाएगा, उससे अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबको समझ में आया क्या ये? यस सर। ओके। Yes, तो sir. हर एक वायर की एक कैपेसिटी है फील्ड क्रिएट करने की। अब उस वायर को आप अलग अलग मीडियम पे रखोगे तो अलग अलग मीडियम पे फील्ड का स्ट्रेंथ अलग अलग मिलेगा। अब वो जो आसपास के फील्ड की प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पेनिट्रेट करने देने की, उस फील्ड के प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? परमेबिलिटी। परमेबिलिटी फील्ड का प्रॉपर्टी है, लेकिन वो जो करंट कैरिंग वायर है जो उसकी फील्ड क्रिएट करने की कैपेसिटी है उसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड इंटेंसिटी। और ये जो फील्ड इंटेंसिटी है, ये जो फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं? H से डिनोट करते हैं। किसी भी वायर की फील्ड इंटेंसिटी को, करंट कैरिंग वायर के फील्ड इंटेंसिटी को कैपिटल H से डिनोट करते हैं। और मान लो ऐसे ऐसे वायर्स रखे जिसमें टोटल n नंबर ऑफ वायर्स है, या ऐसा मान लिया कि हमारे पास इस तरह से एक सोलेनॉइड है। बेसिकली सोलेनॉइड के बारे में बात करेंगे, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो सोलेनॉइड के अंदर में ही होता है ये सब। तो अगर मेरे पास एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के अंदर, अब देखो सोलेनॉइड के अंदर जब तुमने फील्ड पढ़ा था ना, तो सोलेनॉइड के अंदर मैं लिख रहा हूँ बी नॉट, ठीक है? सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड है बी नॉट, उसका वैल्यू हमने पढ़ा था म्यू नॉट एन आई। अब ये तो प्रॉपर्टी है मटेरियल की। मान लो अगर ये सोलेनॉइड के अंदर, मान लेते हैं ये अभी एयर डाला हुआ है, अगर एयर डाला हुआ है तो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड कितना आ गया? म्यू नॉट एन आई। इसी सोलेनॉइड के अंदर, इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं आयरन डाल दूं, इसी सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं आयरन डाल दूं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एयर के लिए मैंने बी नॉट लिखा है, ये स्टैंडर्ड आपको मानना पड़ेगा। अगर एयर डाला हुआ है तो बी नॉट, जैसे कैपेसिटेंसेस में भी बीच में अगर एयर होता था तो सी नॉट यूज करते थे, उसी तरह से सोलेनॉइड में बीच में अगर एयर है तो हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के लिए बी नॉट यूज करेंगे। तो बी नॉट जो है वो म्यू नॉट एन आई है। अब अगर मैंने आयरन प्लेस कर दिया या कोई और मटेरियल प्लेस कर दिया तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका वैल्यू हो जाएगा म्यू एन आई। अब देखो दोनों ही फॉर्मूलेज में ये n इंटू आई और ये n इंटू आई वाला फैक्टर चेंज नहीं हुआ। तो ये n इंटू आई वाला जो फैक्टर है वो करंट कैरिंग वायर का फैक्टर है, करंट कैरिंग वायर की प्रॉपर्टी है। तो इसको हम ऐसा लिखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ H।
अब ये H जो है, H को ही हमने क्या बोला था, फील्ड इंटेंसिटी। ये किसकी प्रॉपर्टी है, वो जो करंट कैरिंग वायर है उसकी प्रॉपर्टी है। तो हम म्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, म्यू को डिफाइन करेंगे B मैग्नेटिक इंडक्शन डिवाइडेड बाय H। आया क्या समझ में ये आया क्या समझ में? यस सर। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अभी ये H का अगर आप यूनिट देखोगे ना, कैपिटल H को मैंने डिफाइन किया N इंटू आई से। अब N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर मेरे से कोई पूछे कि कैपिटल H का डायमेंशन लिख लो, पूछ लेते हैं एग्जाम में, कैपिटल H का कोई डायमेंशन लिखने बोलेगा तो I का डायमेंशन हो गया एम्पेयर, और स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर का तो कोई डायमेंशन है नहीं, पर यूनिट लेंथ के लिए L-1 हो जाएगा। तो H का अगर यूनिट लिखना है तो H का यूनिट होता है एम्पेयर मीटर इनवर्स। ये इसका SI यूनिट हो गया, और इसका डायमेंशन जो है, इसका डायमेंशन हो जाएगा एम्पेयर सॉरी AL-1। तो ये मेरे पास H का यूनिट आ गया। अब यहाँ से अगर मुझे परमिएबिलिटी का यूनिट फाइंड आउट करना है, ये म्यू मतलब क्या है, ये किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी। म्यू नॉट अगर लिखते हैं तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। तो म्यू जो है परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, किसी भी मीडियम का परमिएबिलिटी जो है वो B/H का रेशियो है। B/H का रेशियो अपने को परमिएबिलिटी का वैल्यू बता देगा। यहाँ तक समझ में आया क्या? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नहीं, कोई डाउट नहीं है ना? बोलते ही नहीं है। अरे कोई डाउट है? नो सर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। नो डाउट इज अ गुड डाउट। अच्छा, अब नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आएगा हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसका नोट्स में आपको वही फोटो लिख के दे दूंगा, वो मेरे पास जो बुक है उसमें से एक बार पढ़ना ना, तो जो भी मैं बोल रहा हूँ ना वो सब कुछ समझ में आ जाएगा। एनसीईआरटी से तुम पढ़ के देख सकते हो, लेकिन इसका एनसीईआरटी से पढ़ के समझना थोड़ा मुश्किल है। यदि आप चाहो तो आप कोशिश कर सकते हैं। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है? मान लो वो जो सोलिनॉइड था मेरे पास, ये जो सोलिनॉइड था ना, सोलिनॉइड का एक छोटा सा टुकड़ा अज्यूम कर रहे हैं, सोलिनॉइड था और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया है, एक आयरन का बार ऐसे इंसर्ट करके रख दिया और इसको एक मैग्नीफाइड व्यू में देखा जा रहा है। अभी ये सपोज आयरन का जो रॉड है और इसके ऊपर हमने वायर को ऐसे बूंद करके रखा है। अब अगर सोलिनॉइड है तो करंट चल रहा होगा, ऐसे ऐसे करंट चल रहा है। अब ये पूरा कंटिन्यूड है, मैंने पूरा नहीं बनाया। अब क्या होता है ना, बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर, ये जो करंट कैरिंग वायर है, अच्छा एक बात हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि एक करंट कैरिंग लूप जो है, इस तरह से अगर एक करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग लूप जो होता है वो मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। अब मैग्नेटिक डाइपोल को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका वैल्यू होता है n नंबर ऑफ टर्न्स I टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर। अब करंट कैरिंग लूप जो है वो क्या करता है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है। अब यहाँ से देखोगे तो अगर करंट का डायरेक्शन, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट का डायरेक्शन होता है तो यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पर साउथ पोल होगा, इस तरह से ये बिहेव करता है। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर ये करंट कैरिंग लूप है तो करंट कैरिंग लूप क्या करता है, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है इस डायरेक्शन, इस तरह से। और इसके एक्सेस में अगर आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सेस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हमने कैलकुलेट किया था, तो वो कुछ ऐसा आता था, म्यू नॉट I R² डिवाइडेड बाय 2 R² प्लस A² टू द पावर 3/2, जहां पर A क्या होता था, इसका रेडियस होता था, ऐसा कुछ होता था, और R ये परपेंडिकुलर नहीं, R रेडियस होता था, R इसका रेडियस है और A जो होगा वो परपेंडिकुलर गैप होगा, IR², ऐसा कुछ लिखते थे। अब इसका ये मतलब है कि ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है वो क्या कर रहा है, वो एक मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं एटम्स के अंदर जाना स्टार्ट करूं तो बोहर्स भाई साहब ने ये बताया था
कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अबाउट सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने एक्सिस में रोटेट भी करते हैं। तुमने पढ़ा होगा एक तो उनका एंगुलर मोमेंटम होता है रोटेशन के कारण, और एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है। मतलब नटशेल में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस में ऐसे ऐसे भी घूम रहे हैं और वे ऐसे ऐसे भी घूम रहे हैं। जैसे अर्थ का रोटेशन हो रहा है वैसे ही हो रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्सिस में भी ऐसे ऐसे घूमते हैं। स्पिन एंगुलर मोमेंटम ये सब जानते हैं क्या, केमिस्ट्री पढ़ा होगा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। हाँ, तो ये जो घूमते हुए चार्ज कैरियर्स है, ये जो घूमते हुए चार्ज कैरियर्स है, अब अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल में घूम रहे हैं इसका मतलब क्या है, वो करंट कैरिंग लूप है। अगर वो करंट कैरिंग लूप है तो उन करंट कैरिंग लूप के कारण क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगाओगे, मतलब जैसे ही सोलेनॉइड के अंदर आप इस मटेरियल को प्लेस करोगे ना, तो इसके जो करंट लूप्स बनते हैं, इसके जो ये इलेक्ट्रॉन्स के जो मोशन के कारण जो लूप बनते या सर्कुलर लूप्स बनते करंट के, वो क्या करेंगे, सब खुद एक डायरेक्शन में अलाइन करना स्टार्ट करेंगे। अब वो फील्ड के साथ भी हो सकता है, फील्ड के अगेंस्ट भी हो सकता है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे ना, सबका मोशन क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सोलेनॉइड के कारण जो एक्सटर्नल फील्ड है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल फील्ड था बी नॉट का वैल्यू म्यू नॉट एन आई, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स्ड पैटर्न में रोटेट करना स्टार्ट करेंगे। अब इनका जो रोटेशन है वो फील्ड को सपोर्ट भी कर सकता है और फील्ड को अपोज भी कर सकता है। मतलब इनका जो सर्कुलर मोशन है ना, वो करंट के डायरेक्शन के अलोंग भी हो सकता है, करंट के डायरेक्शन के अगेंस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल। तो अगर तुम यहाँ पे कहीं पे बीच में देखोगे, यहाँ कहीं बीच में, इसमें करंट ऐसा है, और इस वाले में अगर देखोगे तो करंट ऐसा है, जस्ट ऑपोजिट वाले में करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसमें करंट ऊपर, इसमें करंट नीचे, तो ये दोनों कैंसिल आउट कर लेंगे। वैसे ही सारे जो अंदर अंदर वाले लूप्स है ना, वो नेट कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जब वो नेट कैंसिल आउट कर लेंगे तो तुम देखोगे कि बस मेरे को एक करंट मिल रहा है जो क्या है, इसके सरफेस के अलोंग है। ये आया क्या समझ में जो बोला मैंने, जो मैंने बोला वो समझ में आया? एक बार वापस से बता दो, पीछे जाते हैं फिर वापस से। जैसे हमने आपको बताया, हाँ देखो मेरे पास मैं दो करंट कैरिंग लूप को कंसीडर कर रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो करंट कैरिंग लूप बने ना, मैं उनको कंसीडर कर रहा हूँ। इसमें अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे, सब में करंट का सेंस एक जैसा है। इसमें भी देखो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें भी देखो एंटी क्लॉकवाइज है। अब अगर इन दोनों को आप एंटी क्लॉकवाइज वाले को देखोगे तो बिकॉज ऑफ दिस लूप, मान लो ये लूप 1 है और ये लूप 2 है। लूप 1 में अगर देखोगे तो यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, सॉरी यहाँ पे करंट का डायरेक्शन ऐसे, और लूप 2 में अगर देखोगे तो यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जस्ट ऑपोजिट। अब ये दोनों बहुत पास पास रखे हैं, एक में करंट ऊपर एक में करंट नीचे, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। उसी तरह अंदर में जितने भी करंट कैरिंग लूप्स है ना, वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो एक्सटर्नल बाउंड्रीज में, ये या जो एक्सटर्नल एक्सल में जो करंट चल रहा है ना, उसको कोई कैंसिल आउट नहीं करेगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इस करंट कैरिंग वायर के कारण एक सरफेस में करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इस करंट कैरिंग लूप के कारण क्या हुआ, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसके कारण से ये जो डाइपोल मोमेंट होते हैं वो खुद को अलाइन करना स्टार्ट करते हैं। अब वो जो डाइपोल मोमेंट्स का अलाइनमेंट है वो फील्ड के साथ भी हो सकता है, फील्ड के अगेंस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। तो सपोज इस केस में जो अलाइनमेंट हुआ उसके कारण से मेरे को सरफेस में एक ऐसा करंट मिलना स्टार्ट हो गया। अब सिंस ये जो करंट मिला है ये इंड्यूस्ड करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण आया है, तो इसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन करंट आई। मैग्नेटाइजेशन करंट आई सबस्क्रिप्ट एम। ये आई एम कैसे डेवलप हुआ वो समझ में आया क्या? यस सर। ओके, अब देखो इस वाले लूप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक डेवलप होता, इस लूप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप होता, इस लूप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप होता, इस लूप के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डेवलप होता। मतलब पूरे सोलेनॉइड में, वो जो पूरा सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पर अंदर में क्या होगा, अंदर में मैग्नेटाइजेशन करंट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा सरफेस के अलोंग। इसका मतलब क्या हो गया,
कि अगर मेरे से कोई पूछेगा कि व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस मैग्नेटिक लूप, ये जो मैग्नेटिक मटेरियल मैंने कंसीडर किया था, बी का मतलब है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, इनसाइड द कोर, कोर के अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लिखेंगे, एक तो मेरे पास बी नॉट मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड हमने अप्लाई किया है वो तो था ही, और इस मैग्नेटाइजेशन करंट, ये जो इंड्यूस मैग्नेटाइजेशन करंट है, अब अगर ये करंट कैरी कर रहा है ऐसे ऐसे सर्कुलर करंट कैरिंग लूप से, तो उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा। अब उनके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनना स्टार्ट होगा, तो अंदर में एक तो ये एक्सटर्नल फील्ड है मेरा बी नॉट, और एक मैग्नेटाइजेशन के कारण एक और फील्ड बनना स्टार्ट हो गया जिसको मैंने लिख दिया बी एल। तो अंदर में एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो चुका है बिकॉज ऑफ दिस करंट जो इंड्यूस हुआ, ये जो मैग्नेटाइजेशन करंट इंड्यूस हुआ उसके कारण से अंदर में एक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है जिसको मैं लिख रहा हूँ बी एम। ये मेरे पास जो बी एम है वो मैग्नेटाइजेशन करंट के कारण है, मैग्नेटाइजेशन करंट के कारण, और ये बी नॉट जो है वो करंट कैरिंग वायर के कारण या करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण। अच्छा, अब बी नॉट का वैल्यू क्या है, बी नॉट को हम लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स एन इंटू आई। अच्छा, अब स्मॉल एन का वैल्यू इस आई करंट के लिए जितना स्मॉल एन था, अगर मेरे को बी एम का वैल्यू लिखना है ना, तो मैं इसको भी एक सोलेनॉइड के जैसा मान के ऐसा लिख सकता हूँ, म्यू नॉट टाइम्स एन आई एम। सर ये नहीं समझ में आया सर, ये जो मैंने दोनों लिखा है वो समझ में आया क्या स्टेटमेंट? यस सर। ये दोनों स्टेटमेंट समझ में आया ना? ये कैसे लिखा, क्योंकि मेरे पास एक अंदर में खुद से सोलेनॉइड डेवलप होना स्टार्ट हो गया, तो बाहर के सोलेनॉइड के कारण बी नॉट, और जो अंदर में इंड्यूस सोलेनॉइड हुआ है उसके कारण म्यू नॉट एन आई एम। अब इस केस में अगर तुम देखोगे तो मैंने दोनों फील्ड्स को ऐड कर दिया है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा फील्ड ऐड्स होंगे, फील्ड सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। आगे जाके हम देखेंगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, तो उसके हिसाब से वो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं वो अलग अलग अरेंज होते हैं। अभी क्या आप इतना समझ लो कि मैंने दोनों फील्ड्स को एक जैसा मान लिया और दोनों फील्ड का वैल्यू लिख दिया। बी नॉट का वैल्यू मैंने लिख दिया म्यू नॉट एन आई, बी एम का वैल्यू लिख दिया म्यू नॉट एन आई एम। अब मैं इसको एक बार थोड़ा रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है समझना। अब इसके आगे ना कुछ डेफिनेशन ही बचे और ऐसा कुछ है नहीं, मेन यही समझना आपको जरूरी है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक सोलेनॉइड है, मान लो ये मेरे पास एक सोलेनॉइड है, तो ये जो ब्लैक जो है ये क्या है, ये आयरन का एक मटेरियल है, और इसमें क्या कर दिया मैंने, इसमें एक वाइंडिंग लगा दिया। मान लो ये वाइंडिंग है, तो इसमें मैंने ऐसे क्या कर दिया, ऐसे ऐसे वाइंडिंग लगा दिया, ऐसे ऐसे। अब ये जो वाइंडिंग होता है ये बनाते ऐसे दूर दूर है, एक्चुअली तो बहुत पास पास होते हैं वाइंडिंग, इस तरह से वाइंडिंग बनाते हैं। तो अब ये जो वाइंडिंग था, बिकॉज ऑफ दिस करंट कैरिंग वायर्स, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो जो सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक डाइपोल्स थे वो खुद को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। अब वो जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो फील्ड के डायरेक्शन, वो जो एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट है उसके डायरेक्शन में भी अलाइन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी अलाइन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। सपोज मैंने इस केस में बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो फील्ड के साथ में अलाइन हो गए, तो फील्ड के साथ में अगर अलाइन हो गए तो अंदर में जितने भी करंट कैरिंग लूप थे वो अंदर में एक दूसरे इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे थे। सिर्फ क्या हो रहा था, सरफेस में मेरे को एक मैग्नेटाइजेशन करंट दिखना, मतलब सरफेस के अलॉन्ग मेरे को एक करंट दिखना स्टार्ट हो रहा है। अब हर एक लूप के करस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिल रहा है, एक इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन करंट मिल रहा है। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन करंट है इसको हम क्या बोलते हैं, आई। अब अगर मेरे से कोई पूछेगा कि भाई अंदर में नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो बताओ, तो एक तो जो बाहर का एक्सटर्नल करंट कैरिंग वायर है उसके कारण जो फील्ड है म्यू नॉट एन आई वो तो है ही, साथ ही साथ में ये जो इंड्यूस्ड करंट था, ये जो इंड्यूस करंट था, इस इंड्यूस करंट के कारण भी एक फील्ड जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा जिसका वैल्यू लिख देंगे म्यू नॉट एन आई ए। तो अंदर में जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है सॉरी वो बी नॉट प्लस बी एम का वेक्टर सम होगा। इतना आया क्या समझ में? यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? कोई No, डाउट sir. नहीं? अच्छा, तो
नेक्स्ट वर्ड, ये कुछ नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट लेके रख लो। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। एक जैसे वर्ड है तो कंफ्यूज नहीं होना है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, सबसे पहला वर्ड मैंने क्या बताया था, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी या फील्ड इंटेंसिटी उस करंट कैरिंग वायर की कैपेसिटी है फील्ड क्रिएट करने की। अब किस मीडियम में कितना फील्ड पेनिट्रेट करेगा वो डिपेंड करेगा उसके परमेबिलिटी के वैल्यू पर। यहाँ पे एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस करने, अच्छा फिर मैंने और क्या बताया था, सबसे पहले और क्या बताया था, मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ऐसा फील्ड जो किसी दूसरे मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सके। अच्छा ये मीटिंग अभी एंड हो जाएगा तो मैं नया लिंक भेजता हूँ, ये मीटिंग अब नेट कुछ टाइम में एंड हो जाएगा तो नया लिंक भेजता हूँ, उसमें बताते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नया लिंक भेजता हूँ, ठीक है।